हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GRD क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल GRD क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए मैथ की क्लास। ठीक है, क्या लेकर के आया हूं आपके लिए? मैथ की क्लास। इसमें आपको सीखना है मैथ। वही बात जो मैंने कराया था, एक्सरसाइज 1B चल रही थी। एक्सरसाइज आपकी 1B चल रही है, 1B। ठीक है, सवाल हमने करा दिए थे आपको, शायद 3 सवाल करा दिए थे। चौथा सवाल आज आपको बताना था। आज हम आपको चौथा सवाल बताएंगे। 3 सवाल मैंने आपको करा दिए थे, 3 सवाल करा दिए थे। हाँ, शायद कुछ कुछ याद आ रहा है कल वाली क्लास के लिए कि 3 सवाल हो गए थे। आज मुझे बताना था चौथा सवाल। हाँ, आज मुझे यही बताना है। ठीक है, ठीक, तो आज ये सवाल होता है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास में। चौथा सवाल कह रहा है कि यदि HCF 306, सवाल दिया गया है कि HCF 306, 657 बराबर 9। यही तो दिया गया है कि HCF 306, 657, 9 दिया गया है। तो कह रहा है कि LCM 306, 657 कितना होगा। ये सवाल है आपके पास में कि यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल बताना है, आपको दिया गया है सवाल। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस सवाल का? देखो सॉल्यूशन, आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, 2 संख्याएं। अब वो 2 संख्याएं आपको क्या क्या दी गई हैं? एक संख्या दी गई है 306, एक संख्या दी गई है 657। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या किसी को याद है? अगर हम बात करें दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के अगर हम गुणनफल की बात करें तो 306 का गुणे 657, यही होगा हमारे पास में। होगा कि नहीं होगा? कौन बताएगा कि सर हाँ यही होगा, कि ये गुणनफल यही होगा। इसमें HCF आपको दिया गया है कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया गया है। आपको LCM निकालना है। फार्मूला मैंने बताया था, किस किस को याद है फार्मूला? मैंने जो फार्मूला बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मैंने एक फार्मूला बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM इंटू HCF। यही तो बताया था, ये आपका सूत्र था। याद है किसी को? सूत्र याद है किसी को? तो बात देखो, यहाँ पे तुमको LCM निकालना है बेटा। क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको इधर रोक लो। LCM किसका किसका LCM निकालना है आपको? 306 और 657 का। तो 306, 657 इधर लिख लो, बराबर जो चीज़ गुणे में होती वो इसके बटे में आ जाएगी। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 306 गुणे 657 बटे HCF आपके पास में कितना दे रखा है? सवाल में HCF दे रखा है कितना? 9। तो बटे में क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। अब 9 से काट दीजिए, 5, 6, 11, 7, 18, ये 9 से कट जाएगा। 9 से इसको काटे चाहे 9 से इसको काटे, दोनों कट जाएंगी। ठीक है, 9 से 63 और 2 बचे 27 होया, 9 त्रुक 27। तो गुणा करा लेना है आपको 306 और 73 की। जब आप गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पे आपका आ जाएगा, जो मैंने पहले से ही लिख रखा है, गुणा कराने पे आपका आ जाएगा 22,338। 22,338, जो LCM आपका हो जाएगा 306, 657 का। ये था आपके पास में सवाल। 4 नंबर सवाल जो मैंने फार्मूला आपको बताया था उसी फार्मूले पे डिपेंड है, कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई नई बात नहीं है, सवाल उसी पे डिपेंड था। सवाल नंबर 5वां, अगला देखो। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि यदि HCF 225, 60 दिया गया है कि HCF 225, 60 बराबर में 225 गुणे 5 माइनस 10x, यही तो लिखा है, माइनस 10x
तो तुमसे कह रहा है x का मान ज्ञात करो कि x का मान कितना होगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल है आपके पास में। कह रहा है कि यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये सवाल है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का क्या बताना है बेटा, मान बताना है। तो इसमें आपको एलसीएम तो दिया नहीं गया है, इस सवाल में आपको एलसीएम तो दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले आप HCF निकाल लीजिए 225 और 60 का। आप क्या निकाल लेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, 225 और 60 का आपको क्या निकाल लेना है बेटा, HCF निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि HCF निकालिए, किसका किसका, 225 और 60 का। ठीक है, तो 225 की अगर हम बात करें तो 225 को काटे 5 से, तो 5 चक्कू 20, 55 25, 5 चक्कू 20, 55 25, 5 से काटे 5 9 45, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। और अगर हम 60 की बात करें तो 60 का भी साइड में निकाल लो, 2 से काट दो 30 पे कट जाएगा, 2 से काट लो 15 पे कट जाएगा, 3 से काट दो 5 पे कटेगा, 5 से काट देते हैं 1 पे कट जाएगा। तो 60 की बात कर ले तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका सबका HCF तुम्हें पता कर लेना है कि HCF कितना होगा। तो मैंने तुमको बताया है कि मासा निकालने के लिए जो चीज़ दोनों में कॉमन मिले, जैसे 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो 5 लिख लो, 2 तो है नहीं, 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है तो 3 लिख लो। तो इनका जो HCF निकल के आएगा वो 15 निकल के आएगा। HCF बेटा कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। HCF इसका कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। अब सवाल को समझो, सवाल में जो दिया गया है सेम सेम वैसे नोट कर दो आकर के सवाल को। सवाल में आपको दिया गया है कि जो HCF है, HCF 225, 60 बराबर में 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये दिया गया है। तो इसका HCF है कितना आपके पास में, 15। तो यहाँ 15 रख लो, बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x कर लेते हैं। इतना समझ में आया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बात समझ में आई। सिंपल सा था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसका HCF आपने निकाल लिया, जो संख्या दी गई थी इसका HCF निकल के आ गया 15। तो इसकी जगह पे आपको 15 रख देना है, 15 बराबर में ये रख देना है। आगे बात समझ में। अब इधर माइनस का 10x लिखा है तो इधर उठा के लाओगे तो प्लस का 10x हो जाएगा, ये 15 उधर भेज दो तो 225 गुणे 5 माइनस का 15 हो जाएगा। ये बात किसको समझ में आ गई। अब देखो गुणा कर लो तो 10x इक्वल टू 55 25, 2 5 दूना 10 2 12, 1 5 दूना 10 11 और माइनस 15। यहाँ नीचे तक दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं दिख रहा है तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर 10x इक्वल टू, जब 225 और 5 की तुमने गुणा कराई तो 1125 आ गया और माइनस में 15 आ गया ये वाला। तो 10x बराबर में 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1 1 1, 1110 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1110 बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि जो गुणे में होता है वो बटे में आ जाता है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 111। x का मान आपके पास में कितना आ गया, 111। यही सवाल था, पूछा था कि x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अगले सवाल पे बात करते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सवाल को देख लेना, सवाल बढ़िया था, मस्त सवाल था, कोई दिक्कत नहीं सवालों में होनी चाहिए तुम्हें। 5वां सवाल था, ये 1B चल रही है। मैंने कहा था कि मैं एक एक सवाल आपको बताऊंगा, जो भी सवाल ऐसे होंगे आपको एक एक सवाल हम बताते हुए चलेंगे। अच्छा, 6 नंबर सवाल है, ये हम आपको घर के लिए देंगे, क्योंकि बेटा जो 6 नंबर सवाल है आपका वो सवाल है कि यदि HCF 120 225 बराबर 15 है, LCM 120 225 ज्ञात कीजिए। जैसा सवाल मैंने आपको अभी 4 नंबर बताया था सेम वैसे ही ये सवाल लगेगा। ये आपके HW के लिए है। सवाल नंबर 7 हम बताते हैं आपको कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, सवाल में आपको बताना है बेटा। तो जैसे आकृति बनी हम वैसे बनाए दे रहे हैं। ये डिब्बे में बना है, यहाँ पे y बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ डिब्बे में 4 बना हुआ है,
और फिर यहाँ डिब्बे में ऐसे लिखा हुआ है, x बना हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है डिब्बे में, और फिर यहाँ से 7 लिखा हुआ है डिब्बे में। ये ऐसे बना हुआ है। ये आकृति आपको दी गई है, ये आकृति आपको आपकी किताब में दी गई है, और इसमें कह रहा है कि आप x और y दोनों के मान बताइए कि कितने होंगे आपके पास में। ठीक है, तो आपको x और y के मान बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल बात है। अगर हम x की बात करें, जो ये x हमारे पास में है, ये x 3 और 7 से मिलकर बना है। जो ये x है, x के गुणांक क्या है, 3 है और 7 है। यही तो तुम्हें दिख रहा है। फिर से देखो, x का जो गुणांक है वो 3 है और 7 है कि नहीं है। तो x का गुणांक है 3 है और 7 है, तो 7 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो यहाँ पर अब हम 21 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं। अब y जो है 21 और 4 से बना है, तो y की वैल्यू को हम रख सकते हैं 21 गुणे 4, और 21 चक्कू होता है 84, और यही आपका हो गया आंसर। 21 चक्कू 84, x की वैल्यू हो गई 21 और y की वैल्यू हो गई 84। था सिंपल कि नहीं था। सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है। 8 नंबर आपसे सवाल कह रहा है कि यदि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे आप सभी लोग। सवाल हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, के रूप में दर्शाया गया है। तो तुमसे m की वैल्यू पूछ रहा है, और 18 और 117 का LCM पूछ रहा है कि कितना होगा। ये है आपके पास में सवाल। ठीक है, ये आपके पास में सवाल है। 18 और 117 के HCF को यदि 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है तो आपको बताना है m की वैल्यू। सिंपल सवाल है। अभी देखो, चुटकियों में सवाल लगेगा। ठीक है, चुटकियों में सवाल को सॉल्व करना है। ऐसे सवाल लगाने का बहुत बढ़िया तरीका है आपके पास में, और बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें। बहुत बढ़िया तरीका और बहुत सिंपल सा तरीका, लाजवाब, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे बात कह रहा है HCF की। कह रहा है कि 18 और 117 का HCF जो होगा उसको उसने कह दिया 18m-117। समझो सवाल को, सोल्यूशन को समझो थोड़ा सा। उसने कहा कि 18 और 117 का जो HCF है, जो 18 और 117 का HCF है, उसको दर्शाया गया है 18m-117 के रूप का। ऐसे इसको दर्शाया गया। यहाँ एक बार स्लाइड चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक। अब देखो, सबसे पहले तुमको काम करना है कि 18 और 117 का HCF निकाल लो। तो 18 और 117, 18 है, 18 को हम तोड़ लेते हैं। 2 9 18, 3 तुरुक्का 9, 3 अक्कम 3, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3, ये कर लेते हैं। बात आ जाती है 117 की। 117 को तोड़ लेते हैं, तो 7 1 8 1 9, 3 से कटेगा। 3 तुरुक्का 9, 3 तुरुक्का 9, 2 11, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा। 3 अक्कम 3, 3 तुरुक्का 9, फिर कटेगा 13 से। इसकी गुणा हो गई 3 गुणे 3 गुणे 13। इसका HCF जरा हम निकाल लेते हैं। HCF मैंने सिखाया है कि जो कॉमन मिले, 3 3 कॉमन मिल रहा है, 3 लिखो, फिर 3 यहाँ मिल रहा है, फिर 3 यहाँ मिल रहा है, फिर 3 लिखो। तो जो इसका HCF बेटा आएगा वो आ गया 9। कितना आ गया? 9। अब HCF 18 और 117 का HCF कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है 9 बराबर में 18m माइनस में 117। ठीक है, आगे यहाँ देख लो, हम सॉल्व करिए दे रहे हैं। ये 18m है, तो ये 117 इधर भेज दो। तो 9 इधर माइनस में 117 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 117 हो जाएगा, बराबर में 18m ही रहेगा। ठीक, 7 9 16, 1 1 2 और 1 126 हो गया। तो ये 18m हो गया। ठीक है, m की वैल्यू आपको निकालनी है। जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में आ जाती है। तो 126 बटे 18, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 अक्कम 6, 3 अक्कम 3 सते 21। तो m की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। m की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 7 आ गई। और इसका चाहिए था तुम्हें LCM। तो LCM आपको चाहिए किसका? 18 और 117 का LCM कितना होगा? LCM जो कॉमन मिला था वो तुमने लिखा था, कॉमन मिला था 9,
जो संख्या बची थी 2 बची थी यहाँ पे और बचा था 13, ठीक है। तो 9 दूनी 18 गुणे 13, तो 13 8 104, 10 13 कम 13 10 23 234। ये हो गया इसका लासा। सवाल का समझ में आ गया? बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल पूछा था, ठीक है। सवालों को लगाने का बहुत ही बढ़िया तरीका हम तुमको बताते हैं, सवाल आपकी दिक्कत नहीं होगी सवाल को लगाने में। अब सवाल नंबर जो 9 है वो भी देखो मज़ेदार सवाल दिया गया है। 9 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी आपके पास में प्राकृतिक संख्या होगी तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। बढ़िया सवाल है, ये सवाल आपके पास में दिया गया है, ठीक है। ये सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये सवाल आपके पास में है। तो अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी गई है, क्या दी गई है? 6 की घात n, यही तो दी गई है। जो संख्या आपको दी गई है 6 की घात n, सोल्यूशन देखो बेटा इसका कैसे करोगे। जो संख्या दी गई है 6 की घात n, संख्या आपके पास संख्या आपके पास में कितनी है? 6 है आपके पास में, ठीक है। तो वी नो दैट 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, इस चैप्टर में हम अभाज्य गुणनखंड ही पढ़ रहे हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हो जाएंगे। तो अगर 6 की घात n है तो इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात n, यही तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? n लिख सकते हो। अब बात को समझो, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इस बात को ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि 0 पर समाप्त होगी। एक बात बेटा हम तुमको बता देते हैं, कभी भी संख्या अगर कहे 0 पर समाप्त होगी तो 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या, यहाँ नोट कर लो, एक नोट बना लो कि संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 होना जरूरी है। 2 पंचे 10, मतलब या तो संख्या 2 और 5 का गुणज होनी ही चाहिए। जब तक संख्या 2 और 5 का गुणज नहीं बनेगी संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। तो संख्या 2 गुणे 5 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः 6 की घात n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, जिससे कि गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं हैं, 2 और 3, जिससे कि संख्या आपकी 6 की घात n में 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। या हम बोल सकते हैं कि n जो है वो अवयव नहीं है ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, ऐसी नहीं है, ठीक है। या हम ऐसे काट देते हैं, इसको नहीं है, लिख लेंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल अगर आपके पास में आ जाए कि कोई प्राकृतिक संख्या हो जो 4 की घात n पर समाप्त होती हो। दूसरा सवाल अगर हम इसी में बात करें कि कोई सवाल आ जाए कि 4 की घात n पर समाप्त हो, तो इसको बेटा आप लिख लेना 2 गुणे 2 की घात n। तो इसमें भी आपका 2 गुणे 5 नहीं मिला, तो 2 गुणे 5 नहीं मिला, तो यहाँ पर एक 5 गुणनखंड होना चाहिए था, जो कि संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके सवाल पूछा गया है सरकारी वाली किताब में, ठीक है। वो ध्यान दे देना, बात को समझ लेना सवाल को, ठीक है। तो ये सवाल था, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल आपके पास में है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं, नोट कर लेना सवाल को, ठीक है। तब तक हम इधर बिगाड़ रहे हैं, उधर नोट कर लो। सारे सवाल बताएंगे, एक एक सवाल मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? सभी को मज़ा आ रहा है? पूरी एक्सरसाइज आज ख़त्म ही करके छोड़ेंगे इसको, ठीक है। आज पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। सवाल नंबर कितने हो गए? 10वां सवाल बताना है। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे
11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। और दिया गया है आपको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, वाई भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको बताना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या आपसे पूछी है, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये आपको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं बेटा। तो सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को सबसे पहले जो संख्या ये लिखी हुई है इसको नोट करो। ये लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13, दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 13 कॉमन मिल रहा है। 13 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 प्लस में 1, ठीक है। तो 13 ये हो गया, 7 गुणे 11 हो गया कितना 77 और प्लस में हो गया 1, तो ये हो गया 13 गुणे 77 और 1 78, ठीक है। 77 और 1 78 और 78 हमारे पास में जो है वो एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या की जब गुणा होती है तो हमें हमेशा एक भाज्य संख्या मिलती है। इन दोनों की जब आप गुणा कराएंगे तो आपके पास में मिलेगा आकर के 1014। इन दोनों की जब गुणा कराएंगे 1014 मिलेगा, जो कि एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, भाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में बात करें, जो ये लिखा हुआ इस वाले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे 5 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 5 कॉमन ले लो। अंदर कितना बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 1 बचा, तो ये 5 हो गया, ठीक है। गुणा करा लो, 2 3 6 चौक 24, ये 24 हो गया और 7 6 42 हो गया। तो 24 और 42 दोनों की गुणा कराते हैं। 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 आ गया। इसकी गुणा कराने में प्लस 1 आ गया, तो 5 और ये हो गया 1008 और 1 9, 1009, ठीक है। अब 1009 एक ऐसी संख्या है जो तुम्हारे पास में भाज्य है, ठीक है। ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य की जब गुणा कराते हैं तो हमें एक भाज्य संख्या मिलती है, और जब गुणा कराओगे तो तुम्हें मिल जाएगा आकर के 5045। गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, 5045, जो कि एक संख्या भाज्य है। अतः दी गई संख्याएं एक भाज्य संख्या। ये था आपके पास में सवाल, ठीक है। 11 नंबर सवाल की बात करें तो 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, सवाल हम पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम सवाल नंबर बता दिए, सवाल नंबर कौन सा है 11 आपका, और सवाल नंबर NCERT बुक में 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल है आपके पास में। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ठीक। थोड़ा सपोज करो कि एक हमारे पास में ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है। कौन स्टार्ट करता है, सोनिया स्टार्ट करती है, और ये पूरा एक चक्कर घूम करके आती है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो उसको लग जाते हैं 18 मिनट घूमकर। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, रवि भी स्टार्ट करते हैं, और रवि को घूमकर आने में लग जाते हैं कितने मिनट, 12 मिनट। रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं कि सोनिया जो है, सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब दोनों यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये सवाल तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगती है, 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। अब दोनों को एक ही समय पर मिलना है आकर के,
दोनों को क्या करना है, एक ही समय पर चलना है, एक ही दिशा में चलना है, इसलिए हम दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप निकाल लीजिए 18 और 12 का, ठीक है। तो जब आप एलसीएम 18 और 12 का निकालेंगे तो 18 का एलसीएम होगा 2 3 6 2 3 6 3 18, और जब आप 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। एलसीएम तुमको निकालना मैंने सिखाया है कि जो चीज़ कॉमन मिले उसको एक बार लिखो, जो चीज़ कॉमन मिले उसको एक बार लिखो, और जो बचे उसको लिख दो। तो 2 गुणे 3, तो 2 3 6 दूनी 12, 12 3 36 मिनट, दोनों को लगेंगे कितने, 36। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर होंगे, ठीक है। किस किस को ये बात समझ में आ गई, किस किस को ये बात समझ में आ गई कि दोनों मिलने का तरीका, दोनों कब मिलेंगे आकर के, कि 36 मिनट के बाद में ये पुनः अपने एक स्थान पर मिल जाएंगे। दोनों का क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास में, पूछा गया सवाल है, ठीक, कि सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट, दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों के मिलने का जो पुनः समय होगा एक साथ कब मिलेंगे आकर के, तो दोनों एक साथ मिलेंगे आकर के 36 मिनट के बाद में, दोनों का एलसीएम निकालना था, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारे पास में जो एनसीईआरटी जो बुक है, जिसको हम सरकारी वाली किताब बोलते हैं, ठीक है, उसके तो सारे सवाल हो गए, ठीक है। मनोहर रे के सवाल बचे हुए हैं, वो हम बता रहे हैं। 12 नंबर सवाल आप, ठीक है, नोट करेंगे 12 नंबर सवाल, ठीक। सवाल नंबर 12 अब होगा आपके पास में। बढ़िया बढ़िया सवाल है, आज पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, कल से अपरिमेय संख्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से अपरिमेय चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका, 1C स्टार्ट हो जाएगी। और देखना मैं कितनी शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से सवाल तो आपका बनता ही बनता है, और इस बार तो आपको सिलेबस पूरा ही पढ़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अगला सवाल जो आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है, देखेंगे अपनी अपनी किताब में। सवाल नंबर 12 कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है आपको। एक आकृति दी गई है आपको, यहाँ पे एक आकृति दी गई है, यहाँ x बना हुआ है और यहाँ आपके पास में बना हुआ है 3, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 195 लिखा है, ठीक है। इस 195 में यहाँ पे 3 लिखा गया है और यहाँ पे y लिखा गया है और यहाँ से 5 लिखा गया है और यहाँ से 13 लिखा गया है। ये सवाल है आपके पास में, ठीक है। ये है क्या आपके पास में, सवाल है आपके पास में। बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल सवाल, बहुत इजी सवाल है। सवाल को एक बार समझ लो कि नीचे दी गई जो आकृति जो तुमको दी गई है वो x 3 195 3 y फिर दे दिया गया 5 और 13 दे दिया गया है, ठीक है। बहुत ही सवाल आसान है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो सिंपल सी बात, एक चीज़ देखो, तुम्हें मोटा मोटा दिख रहा है कि जो y की वैल्यू है, यहाँ से जो y की वैल्यू तुम्हें दिख रही है वो 13 गुणे 5 दिख रही कि नहीं, 13 गुणे 5। अगर इन दोनों की हम गुणा करा दें 13 गुणे 5, 13 गुणे 5, तो y की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 65 होगी, 65 होगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 65 हो जाएगी, फिर इन 65 की मल्टीप्लाई होगी आकर के, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ से x की वैल्यू को हम निकालेंगे आकर के, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको सवाल बताया था सेम वैसे सवाल आपके पास में है। तो y की वैल्यू आपको पता चल गई कि y की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 65 है। अब आपको पता करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू को पता करना है। सिंपल सवाल, कितना इजी सवाल है। x की वैल्यू आपको पता करनी है, इन दोनों की गुणा करा दो, 195 गुणे 3, 3 5 15, 3 5 15 का 5 हज चला 1, 3 9 18, 1 19 और 3 कम 3, 3 5 15, 1 3 9 27, क्या बोल दिया मैंने, 585 आएगा ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 585, 3 कम 3 2 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 585, हाँ x की वैल्यू आ गई आपके पास में 585, y की वैल्यू आ गई आपके पास में 65। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में, अच्छा y की वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका भी बता दें, अगर इससे ना, ये अगर ना कर पाओ तो दूसरा तरीका बता दें तुम्हें।
दूसरा तरीका भी इजी है यहाँ से निकालने, या तो इन दोनों की गुणा करा करके y की वैल्यू निकाल लो, या तो इन दोनों की गुणा करा दो, इन दोनों की गुणा करा दो। इन दोनों की जब गुणा कराओगे तो 3y हो जाएगा। अब ये दोनों की गुणा होगी तो ये 195 बराबर में होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 195 बटे में 3 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 पचे 15, तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी? 65 आएगी, ठीक है। तो ये 12 था। अगला सवाल आ जाते हैं, 13 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 13 नंबर सवाल नहीं बताएंगे, अब मैं अभी बता चुका हूँ आपको। व्याख्या कीजिए 7 × 13 × 11 + 11 और 7 6 5 4 3 2 1 अभाज्य संख्याएं क्यों? भाज्य संख्याएं क्यों? अभी मैं बता चुका हूँ। फिर मैं वही एक सवाल बचता है 14 नंबर, आकृति वाला सवाल बता देते हैं, ये बढ़िया सवाल है। नीचे दी गई आकृति में x, y, z इन तीनों के मान आपको निकालने। x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपके पास में बनी हुई है, यहाँ देखो डिब्बे में x लिखा गया है। इस x के नीचे आपको 2 डिब्बे दिए गए, यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 3381 लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ से 3 लिखा गया है, यहाँ से y लिखा गया है, और इस y को 7 लिखा गया है, और यहाँ लिखा गया है 161, और 161 को लिखा गया है 7, और यहाँ लिखा गया है z, ये लिखा गया है। तो हम मान निकाल लेते हैं। मान निकालना बहुत आसान है, मैंने अभी तुमको सिखाया है कि सबसे पहले या तो इन दोनों की गुणा कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3381 करते हैं। 2 × 2 2 8 16 के 6, 2 3 6 7, 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6762। y की वैल्यू को निकालते हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए या तो इन दोनों की गुणा करो तब y के बराबर रखो, या तो इन दोनों की गुणा करो तो इसके बराबर रखो। तो इन दोनों की गुणा करते हैं 3y, ये फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात 3y, या तो इन दोनों की गुणा करो इसके बराबर रखो 3381, तो y बराबर 3381 बटे में 3 से काट दो, 3 एकम 3 एकम 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, तो y की वैल्यू आ गई 1127, y की वैल्यू आ गई। अब चाहिए तुमको z की वैल्यू, तो z की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करो, तो 7z = 161, तो z की वैल्यू निकालने के लिए 161 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 16, 7 त्रुक 21, तो z की वैल्यू आ जाएगी 23। ये हो गई z की वैल्यू, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। ये सवाल था आपके पास में, x, y, z तीनों की वैल्यू मैंने निकलवा दी। x की वैल्यू आपके पास में निकल के आई है कितनी? x की वैल्यू निकल के आई है आपके पास में 6762, ठीक। y में निकल के आई है 1127, ठीक, और z की वैल्यू निकल के आई है 23। ये सवाल हो गया आपके पास। है बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं, सवाल बहुत आसान है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई है। अब जो पढ़ना है आपको, पढ़ना है 1C। अब 1C में आप अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे आकर के। फर्स्ट A मैंने ख़त्म कर ली, फर्स्ट B मैंने ख़त्म कर ली, अब 1C की तरफ बढ़ेंगे आकर के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 7 बजे शाम को इसी चैनल, इसी मोड पर। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।